हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजटरी कंट्रोल और टाइप्स ऑफ बजट की चर्चा करी थी। आज हम लोग जी पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, चैप्टर 6। नहीं, हाँ जी, आइए तो चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या सर? आपको पता है, हम सबको पता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, इसी को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इन्हीं की एनालिसिस की बात करेंगे। हाँ जी, तो इसकी एनालिसिस की बात करेंगे। चलिए चलते हैं नोट्स में, क्योंकि आप सबको पता है नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिए क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। क्लियर बात है, तो उसी की एनालिसिस करेंगे। हाँ जी सर, तो अब क्या बोल रहा है पूरा, और हम सबको पता है क्या कि ट्रेडिंग बताता है जी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यही तो बताता है ट्रेडिंग। पीएल अकाउंट में हम देखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट बताता है जी कंपनी की पोजीशन। क्लियर बात, पोजीशन के लिए है। हाँ जी सर, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, कंपनी में होते हैं जी कौन? इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। बिल्कुल होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं और क्रेडिटर्स भी होते हैं। कह रहा है और कंपनी के बाहर, ये तो कंपनी के अंदर वाला चीज, कंपनी के बाहर से नजर रखती है कौन? गवर्नमेंट और पब्लिक। ये बात सही है, गवर्नमेंट और पब्लिक भी हर कंपनी इस पे नजर बनाए रखती है, बोल रहा है। और इन लोगों को ये जानना होता है कि कंपनी की प्रोग्रेस या पोजीशन क्या है। फिर से एक बार समझिएगा, ध्यान से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? ट्रेडिंग बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि नेट प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट बताता है कंपनी की पोजीशन कैसी है, और उस बेसिस पर कंपनी में होते कौन कौन है? इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक, और कंपनी के बाहर से जो नजर रखता है वो कौन? गवर्नमेंट और पब्लिक। ठीक बात। और अब इन सब लोगों को क्या जानना होता है? जानना होता है कि भाई कंपनी की प्रोग्रेस क्या चल रही है और कंपनी की पोजीशन क्या है। ठीक है, क्या सिचुएशन है। तो बोल रहा है कि इस प्रोग्रेस और पोजीशन, क्या बोल रहा है, इस प्रोग्रेस और पोजीशन को जानने का बस एक ही इंफॉर्मेशन है इनके पास, दैट इज क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग के बैलेंस शीट देखेंगे तभी तो ये सारा इंफॉर्मेशन पता लग पाएगा। बिल्कुल सही। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है जिससे इनको ये पता चलता है कि पास्ट में कंपनी ने एक्टिविटीज जो परफॉर्म की है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन सारी चीज का डिटेल्स इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाता है। क्या बोला? बोला और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस किया जाता है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन का फुल डायग्नोसिस किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है सर? प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन को चेक करने के लिए। क्लियर है बात, समझ में बात? अगर एक लाइन में बोले जाए तो हाँ, तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऐसे ही आपने जो रिकॉर्ड किया, जो आपने काम किया वो लिख दिया, लेकिन क्या ये सही है? क्या बैलेंस शीट में जो दिखाया गया हर कुछ सही है नहीं है? ये सारी चीज को चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करी जाती है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ मेथड लगाए जाते हैं, जिससे कंपनी के ट्रेंड्स का पता चल सके जो नीचे। अब देखो, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस या ट्रेंड्स पता करने के लिए होता है कि भाई अभी का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। जैसे आपको हमेशा एकदम ट्रेंडिंग चीजें पसंद होती है ना, वैसे ही तो उस ट्रेंड्स को पता लगाने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें का एनालिसिस करना पड़ता है। तो सबसे पहला कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसको भी करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसको भी देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैश का फ्लो कैसे चल रहा है ये भी देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। हमें पढ़ना 3 है बेसिकली, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। आइए तो एक एक करके इसकी चर्चा करें। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब चलते हैं कहां? बुक में, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी सर, समझेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस एंटिटी अवेलेबल टू द पब्लिक, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड द गवर्नमेंट्स। क्या बोल रहा है? जो कंपनी के जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, जो ट्रेडिंग के बैलेंस शीट होता है, वही एक सोर्स होता है कंपनी की एक्टिविटीज, अफेयर्स, बिजनेस एंटिटी में क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जानने का। किसके लिए? पब्लिक के लिए।
शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है दीज वेरियस ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस, पोजीशन एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सच एंटिटी इन द वेरियस वेज। और ये जो ग्रुप है अलग अलग, ये जानने को इच्छुक रहते हैं क्या कि भाई कंपनी की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, पोजीशन क्या है, या क्या प्रोस्पेक्ट है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। कह रहा बट दीज स्टेटमेंट हाउसोएवर करेक्टली एंड ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्व्स डू नॉट रिवील द सिग्निफिकेंस। बोल रहा है भाई ये जो सब जो चीज है वो स्टेटमेंट के थ्रू आता है जो करेक्टली और ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर्ड है। तो क्या बोल रहा है भाई साहब, देखो बैलेंस शीट बना दिया, सब कुछ कर लिया, तो बोल रहा उनके द्वारा रिवील किया गया ये जरूरी नहीं है, सही होगा कि गलत होगा। मीनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट देयरइन, तो वहां जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया है नहीं दिया है, ये क्या है, कैसे क्या है, वो सही हो या गलत हो, वो हो सकता है अपने हिसाब से बनाओ। तो ये चीज बोल रहा है कि भाई ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर दिस कह रहा फॉर दिस पर्पस financial statement have to be carefully studied, dispassionately analyzed and intelligently interpreted। अब बोल रहा है चूंकि इस वजह से वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो सकता है उसने गलत दिया, ब्यौरा दिया हो, इसी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कराई जाती है या की जाती है। कह रहा है दिस इनेबल्स फोरकास्टिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। ये क्या इनेबल करता है कि भाई फ्यूचर में कितना अर्निंग मेरा होगा उसका फोरकास्टिंग करता है। एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। डेट मैच्योरिटीज बोथ करंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म, तो बोल रहा है डेट के बारे में पता चलता है, या चाहे वो करंट हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ साउंड फाइनेंशियल एंड डिविडेंड पॉलिसीज, बोल रहा है अब ये भी चांसेस हो जाता है कि भाई इसमें साउंड और डिविडेंड पॉलिसीज मतलब है कि नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब अकॉर्डिंग टू मायर एक ऑथर थे, उन्होंने क्या बोला देखिए, कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस डिस्क्लोज्ड बाय अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट। अ स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ दीज फैक्टर्स shown in a series of the statement। तो ये उन्होंने कहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है thus analysis of the financial statement refers to the treatment of information contained in the financial statement in a way so as to afford the full diagnosis of the profitability and financial position of the concern। so क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या रेफर करता है, क्या इसमें होता है जी, ट्रीटमेंट होता है किसका, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक होता है और फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक किया जा रहा है। कह रहा था प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजिंग, कंपेयरिंग एंड मेजरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डेटा। तो जो एनालाइजिंग का प्रोसेस क्या है कि स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे और मेजर करेंगे क्या, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डेटा जो भी दिया होगा उसको। कह रहा है such steps help to reveal the relative significance and effect of items of the data in relation to the time period or between two organizations। क्या बोल रहा है, अब ये जो स्टेप है जो हम किस में हेल्प करेगा, रिवील करने में कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इफेक्ट है वो सब आइटम्स का, जो डेटा जो उसमें दिया मेंशन है, और किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए या बिटवीन दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर बात? हाँ जी। कह रहा है इंटरप्रिटेशन विच फॉलो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन अटेम्प्ट टू रीच लॉजिकल कंक्लूजन रिगार्डिंग द पोजीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। और इंटरप्रिटेशन में हमको क्या पता चलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने एनालाइज किया उस बेसिस पर लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पोजीशन क्या है, प्रोग्रेस क्या है बिजनेस का ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। क्लियर है? दस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिगार्डेड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। बोल रहा है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है क्या ये दोनों। अब देखिएगा कि जी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वेरी मच हेल्पफुल इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न। ये बात आपको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और किसके लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए इसका स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। देखिएगा कह रहा द एनालिसिस वुड बी इनेबल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। ये तो शुरू से देखते आ रहे हैं हम लोग कि प्रेजेंट और फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी का पता चल जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसकी। क्या है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न एज ए होल एज वेल एज द डिपार्टमेंट वाइज असेस्ड, hence the management can easily locate the area of efficiency and inefficiency। बोल रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आप
डिपार्टमेंट वाइज एसेस कर लेते हो, जिससे मैनेजमेंट इजीली डिसाइड कर पाता है कि भाई कहाँ किस एरिया में एफिशिएंसी है और किस एरिया में इनएफिशिएंसी है। कह रहा था सोल्वेंसी ऑफ द फर्म बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हिच इज बेनिफिशियल टू ट्रेड क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर। तो फर्म कितना सॉल्वेंट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये हेल्प कैसे कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही, जो क्रेडिटर्स के लिए और डिबेंचर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है नेक्स्ट देखिएगा, द कंपैरेटिव स्टडी इन रिगार्ड टू फर्म वन फर्म विद अनदर फर्म वन डिपार्टमेंट विद अनदर डिपार्टमेंट इज पॉसिबल बाय द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ ये भी जरूरी है, बोला एक कंपैरेटिव स्टडी किए जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना चल रहा है, दूसरा में कितना है, एक डिपार्टमेंट में कितना है, दूसरे डिपार्टमेंट में कितना है, और इसकी एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही की जाती है। कह रहा था एनालिसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ ग्रेट हेल्प in forecasting the future results, hence it helps the preparing budget। क्या बोल रहा है, it facilitates the assessment of financial stability concern, financial stability के लिए भी दिया जाता है। कह रहा था long term liquidity position of the fund assessed by the analysis of financial statement। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए कुछ लिमिटेशन है, फटाफट इसको देखेंगे एक एक दो उसके बाद फिर खत्म करेंगे। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा था owing to the fact that financial statement are compiled on the basis of historical cost। क्या बोला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो तो इसी बेसिस पर बनते हैं कि भाई साहब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होंगे, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे वो परचेज किया गया है। while there is a market decline in the value of monetary unit and resulted in the price increase। बोला भाई साहब ऐसा है कि आप तो उस बेसिस पर दिखा देते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ जाती है या घट भी जाती है ना, मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है और प्राइस बढ़ भी जाता है, नहीं। हाँ जी, तो बोल रहा द फिगर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लूजेज इट्स फंक्शन एज एन इंडेक्स ऑन करंट इकोनॉमिक रियलिटीज। तो बोल रहा है इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फिगर होता है वो उसके फंक्शंस को लूज कर जाता है करंट इकोनॉमिक रियलिटी के बेस पर। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो इसीलिए जो हिस्टोरिकल वाला कॉस्ट था वो अब क्या रियलिटी वाला कॉस्ट पे नहीं दिख रहा है। खत्म हो गया बात? हाँ जी। कह रहा अगेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन बोथ आइटम्स, सो द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट टेकिंग एज एन इंडिकेटर फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट करता है बोथ आइटम्स को, हिस्टोरिकल भी और अभी वाला भी। तो इसलिए बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कभी भी हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, और उस बेसिस पर हम फ्यूचर फोरकास्टिंग और प्लानिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो ऑलरेडी पास्ट के बेसिस पर लिया गया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर लिया गया है, नहीं। हाँ जी सर। तो ये क्या है, इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा क्या लिमिटेशन है, आइए देखिए। कहता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल व्हिच कैन बी यूज्ड प्रॉफिटेबली बाय एक्सपर्ट एनालिसिस्ट बट मे लीड टू फॉल्टी कंक्लूजन इफ यूज्ड बाय अनस्किल्ड एनालिस्ट। हाँ देखिए ये बात तो सही है कि अगर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सपर्ट अगर एनालिसिस करें तो ठीक है, बात बन सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अनस्किल्ड पर्सन किया तो इसका एक फॉल्टी कंक्लूजन आ सकता है। और क्या बोल रहा है, सो द रिजल्ट कैन नॉट बी टेकन एज जजमेंट और कंक्लूजन। तो इस कंक्लूजन और जजमेंट के बेसिस पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो खूब फायदा नहीं होगा। ठीक बात है ना भाई। अगर अच्छा एक्सपर्टीज पर्सन मिल गया तब तो अच्छे तरीके से कर देगा, लेकिन थोड़े से भी अगर उसको कमी रह गई और आपको पता नहीं चल पाया तो वो सारा का सारा बंटा धार कर देगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटरिम रिपोर्ट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी फाइनल बिकॉज द फाइनल गेन और लॉस कैन बी कंप्यूटेड ओनली द टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरिम रिपोर्ट है, ठीक है, बोल रहा है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हर साल के एंड में देखे जाते हैं, लेकिन अगर आप फुल गेन और फुल लॉस पता करना है तब तो वो जब बिजनेस खत्म होगा तभी ना देख सकते हैं। हाँ जी सर। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हाँ तो ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोग्रेस बताता है, पोजीशन बता सकता है, लेकिन कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो ये क्या है, ये गलत है। तो इसका एक लिमिटेशन है। अब फोर्थ नंबर में आइए, क्या बोल रहे देखिए। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट मॉनेटरी टर्म्स आर नॉट एब्सोल्यूट फाइनल एंड एक्यूरेट, इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस अकाउंटिंग मेथड्स।
हाँ ये भी सही बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं तो जो एग्जैक्ट मॉनेटरी टर्म्स में बनाते हैं वो एब्सोल्यूट और फाइनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी अलग अलग मेथड्स यूज करती है और अलग अलग मेथड से अलग अलग चीजें आ जाती है। अब जैसे डेप्रिसिएशन की बात करो तो कुछ कंपनी जो है WDV यूज करेगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और कुछ कंपनी जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेगी। तो एक में तो इक्वल अमाउंट में होता चला जाएगा और एक में परसेंटेज के बेसिस पर हर साल डिक्रीज होता चला जाएगा, तो दोनों के अमाउंट में तो फर्क आ जाएगा। हाँ जी सर, तो इसीलिए ये एनालिसिस भी सही नहीं है। कह रहा है इफ देयर इज चेंज इन द अकाउंटिंग मेथड्स द एनालिसिस में हैव नो कंपेरेबल बेसिस एंड द रिजल्ट विल बी बायस्ड। तो इस बेसिस पर यही बोल रहा है कि भाई साहब अगर ये मेथड्स को आपने अलग अलग रखा तो आप एनालिसिस अगर कर रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कंपनी कोई और मेथड यूज कर रही है और दूसरा कंपनी कोई और मेथड यूज कर रही है। क्लियर है बात? तो ये भी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशंस हो गया। नेक्स्ट चलिए, कह रहा था रिलायबिलिटी ऑफ एनालिसिस डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स यूज्ड इन द फाइनेंशियल statement. The analysis will be vitiated by manipulation in the income statement or balance sheet and accounting procedure adopted by the accountant for recording. ठीक बात है। रिलायबिलिटी बोल रहा है डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्यूरेसी फिगर्स पे, भाई कंसिस्टेंट है नहीं कि नहीं। अब कोई अकाउंट मेथड क्या बोलते हैं, कोई अकाउंटेंट किसी और मेथड से थ्रू चल रहा है, कोई अकाउंटेंट किसी और मेथड से थ्रू चल रहा है, तो ये भी आप सही नहीं कह सकते। कह रहा द रिजल्ट्स और इंडिकेशंस डिराइव फ्रॉम द एनालिसिस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी डिफरेंटली इंटरप्रेटेड बाय द डिफरेंट यूजर्स। अब देखिए जो इंडिकेशंस है अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलिए, कह रहा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ सिंगल ईयर विल हैव लिमिटेड यूज, का लिमिटेड यूज होगा, हेंस द एनालिसिस में बी एक्सटेंडेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स सो दैट द रिजल्ट्स में बी कंपेयर्ड टू अराइव अ मीनिंगफुल कंक्लूजन। और क्या? और आइए देखिएगा क्या बोल रहा है, when different firms are adopted different accounting procedure, record policies, different items under the similar headings in the financial statement, the comparison will be more difficult। अब देखिए ठीक बात बोल रहा है कि अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग मेथड, अलग अलग चीज आप रिकॉर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और एक ही हेडिंग के अंदर, तो उसमें भी क्या दिक्कत आ सकती है। सो इट विल नॉट प्रोवाइड अ रिलायबल बेसिस टू द एक्सेस परफॉर्मेंस एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फर्म कंपेयर टू द इंडस्ट्री एज होल। तो इस बेसिस पर आप परफॉर्मेंस जो चेक करेंगे, एफिशिएंसी चेक करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन चेक करेंगे, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग मेथड एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। नहीं वो तो हमने पढ़ा कि सर मेथड्स हमने ये यूज कर सकते हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड रेशियो है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो और फंड फ्लो। तो हमें पढ़ना है रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये तीन चीज पढ़ना नहीं। हाँ जी, इसको नहीं देखना है हम लोग को, ऊपर वाले को। आइए तो अभी फंड फ्लो छोड़ते हैं, पहले हम लोग चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। नहीं वो उसको पढ़ते हैं, फिर आएंगे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में। आइए आज हम लोग कैश फ्लो खत्म करते हैं। ये देखिएगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को चेक करने के लिए कि जितना कैश का फ्लो हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, किसी ने गलत एंट्री तो नहीं कर दी है, इसको चेक करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है कि जो आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साल भर का रिकॉर्ड होता है। हाँ जी सर, और उस साल भर के रिकॉर्ड में बैलेंस कैश तो फ्लो हुआ होगा। अब उस कैश फ्लो को चेक करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। हाँ जी सर, तो आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है व्हेन इट इज डिजायर्ड टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट द सोर्स ऑफ कैश एंड इट्स यूज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अ स्टेटमेंट नॉन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बोल रहा है जब इच्छा हो कि भाई मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है कि कितना कैश एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में यूज किया गया है, तो उस स्टेटमेंट के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या उसको प्रिपेयर किया जाता है। क्या कह रहा है, a statement of cash flow reports the inflow receipts and outflow payments। the statement of cash flow में दो चीज होता है, या तो रिसिप्ट या पेमेंट, या आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो। इनफ्लो हुआ तो रिसीट, आउटफ्लो हुआ तो पेमेंट ऑफ कैश, किसका? कैश का। एंड इट्स इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया सर? सर कैश के बराबर मेरा चेक भी हो गया, तो भी कैश के बराबर में नहीं। हाँ जी, कह रहा है इट प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कॉम्प्लीमेंट स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस
शीट। तो क्या बोल रहा है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्स किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में। अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट कैश रिसीट एंड पेमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एंटिटीज मेजर एक्टिविटीज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ड्यूरिंग दी पीरियड। अब क्या बोल रहा है भाई स्टेट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको बताता है कैश रिसीट और पेमेंट के बारे में। किन किन एक्टिविटीज पे, 3 एक्टिविटीज पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट द नेट कैश इनफ्लो और नेट कैश आउटफ्लो फॉर ईच एक्टिविटी एंड फॉर द ओवरऑल बिजनेस। It also report the where the cash has come and how it has been spent। बोला है कि ये also report करता है कि भाई कैश कहां से आया और कहां खर्च किया गया। It explains the causes of changes in the cash balance, कि कैश बैलेंस में क्यों चेंजेस हुआ इसका कॉज भी बताता है। It substance the cash flow statement summarize a myriad of specific cash transaction into a few categories of business entity। तो ये भी अलग अलग स्टेटमेंट जो बनाता है वो स्पेसिफिक कैश ट्रांजैक्शन को लेकर अलग अलग कैटेगरीज पे बनाता है। किसी कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट द कैश रिसीव कैश पेमेंट नेट चेंजेस इन द कैश resulting from the operating, investing and financing activities of an enterprise during a period in a format that reconcile the beginning and ending of cash balance। बोला भाई साहब ऐसा है कि कैश, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश रिसीव कैश पेमेंट होता है, बिल्कुल सही, पैसा आता है और पैसे जाते भी हैं। क्या उसके बाद नेट चेंजिंग भी होते हैं भाई साहब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से। और लास्ट में जब एट द एंड हो जाता है तो हम लोग उसमें फॉर्मूले में क्या देखते हैं कि भाई बैलेंस जो शुरुआती बैलेंस था और एंडिंग बैलेंस दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी, यही चीज देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट, उसमें क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है इन व्यू ऑफ इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड द मार्च 1997 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखिए अब अकाउंट क्या बोलते हैं इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए AS3 किया गया और रिवाइज में क्या बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 चेंजेस इन द फाइनेंशियल position issued in June 1981. It is the tune with the trends in other countries where the cash flow statement has replaced the statement of changes in the financial position, as such cash flow statement should be prepared in the line with the stipulation of accounting standard third revised। अब देखिए पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड किसका है भाई साहब, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। अब AS3 जो रिवाइज्ड है उस बेसिस पर आपको काम करना, ये बात बताया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शुड प्रेजेंट इट फॉर ईच पीरियड। हर पीरियड के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या यूज किया गया, पहला कैश, कैश को यूज किया गया। बोला कैश कंप्राइज कैश इन हैंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट करते हैं, चेक रहता है और ये सारा कैश तो कैश है ही। और डिमांड डिपॉजिट मीन द डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय बैंक ऑन द डिमांड और बाय द डिपॉजिटर। कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू। तो क्या बोल रहा है, कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब हो, जो शॉर्ट टर्म हो, जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जैसे कि आपको जो इसको कन्वर्ट करते हैं इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। कह रहा है कैश इक्विवेलेंट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स रादर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पसेस। एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट आर ट्रेजरी बिल्स। देखो ट्रेजरी बिल्स भी क्या है, कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। कमर्शियल पेपर भी क्या है, वही है। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन substantial cash equivalent. For example, preference shares of a company acquired shortly before their specified redemption date, provided there is only significant risk of failure of the companies to repay the amount at a maturity। तो बोल रहा भाई साहब ऐसा नहीं, जो रिस्क में है वो आपका कैश नहीं हो सकता, कैश इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे कहा गया। अब कैश फ्लोज का मतलब क्या समझिए, बोला कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो पैसा आ रहा है वो इनफ्लो, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। कह रहा है इट मींस द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ कैश आउट ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन पे कैश आ रहा है उस वो, और कैश जो बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के उसकी बात कर रहा है। क्या द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नोन एज नेट कैश फ्लो व्हिच कैन बी आइदर नेट कैश इनफ्लो और नेट कैश आउटफ्लो। तो देखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो नेट कैश इनफ्लो हो रहा होगा, पैसा आ रहा आया होगा ज्यादा, या नेट कैश आउटफ्लो हो गया, पैसा ज्यादा गया होगा। कह रहा है कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट्स ऑफ बिटवीन द आइटम्स that constitute cash and cash equivalents because these components are the part of cash management of an enterprise rather than the part of its operating, investing and financing activities. Cash management includes investment excess in cash equivalent। ठीक है, क्लियर है बात। तो कैश फ्लो जो एक्सक्लूड किसको किया, जो मूवमेंट कर रहा है आइटम्स, ठीक है, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए अब क्या बोल रहा है इसको देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बट अ जनरल आइडिया कैन बी हैड फ्रॉम द इलस्ट्रेशन appearing thereof. There seems to be flexibility in the presentation of cash flow statement. However, widely accepted format under the direct and indirect method is given below. देखिए दो मेथड होते हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर रहिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, एकदम डेफिनेट है। इसलिए आप फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। देखिए कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू द सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम टैक्स पेड, कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आ जाएगा। ये हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां आप अमाउंट लिख दीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रोसीड फ्रॉम इश्यूएंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब जो उधार लेके अपने आया था, लोन वगैरह जो है ना, वो सारा चीज। उसके बाद यहां आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये दो और एक ये तीन आ जाएगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से नेट इंक्रीज या डिक्रीज कर देना है कैश या कैश इक्विवेलेंट को। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट जो बिगिनिंग पीरियड का था वो हो जाएगा और एंड पीरियड का था वो मैच कर जाएगा, ये दोनों मैच कर जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू समझिएगा। आइए इसमें क्या क्या दिया गया ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। कह रहा है एज पर द रिवाइज्ड फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये पहले वाला फॉर्मेट था। आप देखिएगा कह रहा है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो एडजस्टमेंट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कौन कौन सा आइटम सब देखिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, रिटर्न ऑफ करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को। ये सब क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश आपका ऑपरेटिंग आइटम्स है, इसको ऐड कर लेना है। और इनकम और इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, रेंटल इनकम, ये लेस कर देना है, इसको ऐड इसको लेस। क्लियर है? उससे निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां आ गया। फिर उसके बाद देखिए जो एसेट डिक्रीज हुए हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट की बात कर रहा है, करंट एसेट जो डिक्रीज हुआ है उसको क्या करना है, ऐड कर लेना। जो इंक्रीज हुआ है लायबिलिटीज को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसी तरह से लेस क्या करना है, जो करंट एसेट आपका इंक्रीज हो गया है उसको लेस कर देना है, और जो डिक्रीज कर गया करंट लायबिलिटीज को आपको लेस कर लेना है। उससे निकल देखिए क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस और इनकम टैक्स पेड यहां से। अब नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये देखिए यहां पे आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब क्या इसमें क्या क्या आएगा, तो सर इसमें सेल आएगा फिक्स एसेट्स का, ठीक है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का भी सेल आएगा, फिर नॉन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, और लेस क्या करना है, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल्स और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर निकल के आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये इन्वेस्टिंग करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, जो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम other long term borrowing, proceed from short term borrowing, increase the balance of overdraft, फिर लेस कर देना डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सॉरी ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, और फाइनल डिविडेंड पे करना है, इंटरिम डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पेड करना है एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे करना है, रीपेमेंट ऑफ लोन करना है और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करना है। फिर यहां आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आ जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिगिनिंग और एंडिंग पीरियड, ये हो गया खत्म। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 3 एक्टिविटी की यहाँ चर्चा हुई, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो सर एक बात बताइए ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो सारे खर्चे आ जाएंगे जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, क्लियर है बात? हाँ जी सर। ऑपरेशन मतलब जो काम धाम, और वो चीरफाड़ वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मतलब जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ बना रहा है, तो उसका ऑपरेशन क्या होगा? प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट सेल करना, ये सारा उसके ऑपरेशंस का काम होगा। उसी तरीके से यहाँ ऑपरेशंस की बात करी जा रही है। उसके बाद क्या है सर? इन्वेस्टिंग। अब कहां कहां इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, उसकी बात है। परचेज क्या किया, सेल क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। हाँ जी सर। उसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या, फाइनेंस से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होंगे। अब एक बात और बताइए मुझे, क्या सर जो ये तो बिजनेस नॉर्मल हो गया, बैंक भी तो पैसा लेन देन का काम करता है, तो क्या उसके जो परचेज सेल होंगे, उसके इन्वेस्टमेंट होंगे, उसके जो आउटफ्लो इनफ्लो होंगे, क्या सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैंक का काम ही है क्या, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें क्या सिक्योरिटीज का परचेज सेल करना है ना, आप वहां पे कैश जनरेट करते हो, कैश लोन पर देना, तो उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है, आइए देखते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, बैंक और म्यूचुअल फंड, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज और सेल और सिक्योरिटीज विल बी ट्रीटेड एज फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां देखिए, इसका काम ही क्या था, परचेज और सेल करना सिक्योरिटीज का, तो ये तो ऑपरेशन पार्ट हो गया ना, ऑपरेशनल वाला, इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है बिकॉज परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी इज अ पार्ट मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, इन एडिशन इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज डिविडेंड रिसीव्ड इज आल्सो ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, बैंक और म्यूचुअल फंड के बिहाफ में जो एंटरप्राइजेस होंगे, उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव करो, इंटरेस्ट पेड करो, इनका तो काम ही है। तो इनका ये जब काम है, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखेंगे, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है बात? तो जिस तरह की एंटिटी वैसा उसका काम। तो बैंक का क्या कैसा काम? सर बैंक का काम है पैसा देना, लेना, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, ये डिविडेंड देना, डिविडेंड देना, ये सारा काम है। तो इसमें ये किस में आ जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इसमें मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ? कैश इन हैंड, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक ड्राफ्ट, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आ जाइएगा, क्या नोट बोल रहा है? बोल रहा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज दे आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हेंस दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये दोनों क्या, ये पार्ट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, क्योंकि फाइनेंस करने का काम ही करती है बैंक। क्लियर है? हाँ जी। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर लेंगे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, करंट ईयर प्रोविजन ऑफ टैक्स लेस रिफंड ऑफ टैक्स, तो इससे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। लीजिए, तो मेन जो काम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद रह गया, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट और अच्छे से समझेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, वो हम लोग समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।